क्या डायबिटीज़ के केसेस में हम हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं? डायबिटीज़ के लोगों को, डायबिटीज़ के पेशेंट्स को बहुत बुरे तरीके से डराया जाता है कि डायबिटीज़ है, आपके ज़ख्म जो है बड़ा लेट भरेंगे, तो आपको ट्रांसप्लांट की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। HbA1c की वैल्यू, एक पैरामीटर होता है HbA1c, उसकी अगर वैल्यू आपकी 6 से ऊपर जा रही है, तो क्लिनिकली वो जो पर्सन है वो डायबिटिक है। HbA1c लेवल है अगर आपका, तो आप। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर विक्रम और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे डायबिटीज़ की। टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ और क्या डायबिटीज़ के केसेस में हम हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। कौन सी टेक्निक डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए बेस्ट रहेगी फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। सबसे पहली चीज़ समझ लीजिए कि डायबिटीज़, शुगर, साधारण शब्दों में हम इसे बोलें तो आपके शरीर के अंदर जो फास्टिंग शुगर है वो अगर 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर जा रही है, दैट वी कॉल एज डायबिटीज। या एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ, HbA1c की वैल्यू, एक पैरामीटर होता है HbA1c, उसकी अगर वैल्यू आपकी 6 से ऊपर जा रही है, तो क्लिनिकली वो जो पर्सन है वो डायबिटिक है। डायबिटीज चलिए एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको पूरा कवर करना इज लाइक नॉट पॉसिबल इन सच अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बट जो मुद्दा है आज का वो ये कि डायबिटीज के लोगों को, डायबिटीज के पेशेंट्स को बहुत बुरे तरीके से डराया जाता है कि डायबिटीज है, आपके जख्म जो है बड़ा लेट भरेंगे, तो आपको ट्रांसप्लांट की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, कोई सर्जरी करवाएंगे तब भी आपको दिक्कत आ सकती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले चीज समझ लीजिए, जब प्रैक्टिस शुरू की थी, मैंने हेयर ट्रांसप्लांट शुरू किया था वे बैक 2010, हम लोग बहुत घबराते इन द सेंस थे कि कुछ था भी इस तरीके का इंस्ट्रूमेंटेशन हमारे पास इतना रिफाइंड नहीं था। देखिए, जितनी बड़ी चोट होगी शरीर के ऊपर, जितना बड़ा इंसिजन होगा, जितना बड़ा घाव होगा और जितनी ज्यादा मैनिपुलेशन होगी, उतना बॉडी को हील करने में ज्यादा समय लगेगा। तो अगर सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल गाल ब्लैडर की बात करते हैं, पित्ते की थैली जिसे बोलते हैं, नॉर्मल गाल ब्लैडर के अंदर स्टोन हो गया, किडनी के अंदर स्टोन हो गया, पहले जो हमारे पास प्रोसेसेस थी उसमें पूरा एब्डोमेन खोल के, पेट को खोल के हमें अलग से उस ऑर्गन तक पहुंच के उसको निकालना पड़ता था। बड़ा प्रोसेस होता था, उस प्रोसेस में चोट भी ज्यादा लगती थी बॉडी को, और ऑब्वियसली शरीर को सारी चीजें हील करनी है, तो ऐसे में हल्का सा अगर इन्फेक्शन का कोई सोर्स रह गया तो फिर एकदम से फ्लेयर कर जाता था अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स के अंदर। अब जैसे लेप्रोस्कोपिक गाल ब्लैडर की सर्जरी आ गई कि 2 छोटे-छोटे होल करके दूरबीन के द्वारा हम निकाल के गाल ब्लैडर को निकाल लेते हैं, तो ऑब्वियसली उसमें जो चांसेस हैं इन्फेक्शन के वो बहुत कम हो जाते हैं। बात करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट की। जो बेसिक हमारे पास स्ट्रेटेजी थी पहले हेयर ट्रांसप्लांट की, जो ट्रेडिशनल FUE, अगर आपने नहीं देखा है कौन सी वेरिएशंस हम लोग FUE की यूज कर रहे हैं, तो आप एक वीडियो मैंने डाला, इसमें डिफरेंट टेक्निक्स हैं हेयर ट्रांसप्लांट के, उसमें आप रिजल्ट्स भी देखेंगे, सारी चीजें देखेंगे और फर्क देखेंगे किस तरीके से इसमें फर्क आया। तो जो पहले वाली ट्रेडिशनल डेंटल मोटर के साथ हम FUE करते थे, उसमें ट्रॉमा ज्यादा था, उसमें चोट ज्यादा थी, और चोट ज्यादा होने की वजह से आप ये समझ लीजिए कि जो हमारा फॉर एग्जांपल पंच का डायमीटर या पंच का होल साइज 1 मिलीमीटर, और मैंने 5000 ग्राफ्ट्स एक्सट्रैक्ट किए, तो 5000 इंटू 1 मिलीमीटर, इतना एरिया मैंने डैमेज कर दिया। और पंच जो है हमारा, ऊपर से उसके ऊपर लिखा है 1 mm, बट अंदर ड्यू टू उसकी इनएक्यूरेसी, जो डेंटल मोटर के साथ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें रोटेशन स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो कोलेट्रल ट्रॉमा जो है, साइड पे जो ट्रॉमा करता है, उस एरिया को तो चलो टारगेट कर ही रहा है, साइड पे जो डैमेज करता है वो बहुत ज्यादा हो जाती है और वो मल्टीप्लाई हो जाती है इनटू 5000। उस समय हमें दिक्कत थी, हीलिंग के अंदर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती थी, पर फिर भी उस वक्त भी हम HbA1c 7 के आसपास होता था, तो वी वर एबल टू डू सर्जरी कंट्रोल करके। ऑब्वियसली डायबिटीज हैज टू बी कंट्रोल्ड, शुगर लेवल्स आपके नॉर्मल होंगे, तो 10-15 दिन ट्रीटमेंट करते थे, वो सारी चीजें स्टेबलाइज हो जाती थी। अब दोस्तों, जो नियोप्लेटिनम DHT प्रोसीजर हम लोगों ने मॉडिफाई किया है, मैंने और मेरी टीम ने, इंडिया में ही हम लोगों ने डेवलप किया है प्रोसेस। इसमें जो आपकी डैमेज है या जो इसमें कोलेट्रल डैमेज है, दैट इज एब्सोल्युटली जीरो। अरे मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, डोनर एरिया को जब आप देखोगे आफ्टर ट्रांसप्लांट, डोनर एरिया को जब आप पूरा स्पैन करोगे, तो आपको कहीं पे भी पैची ग्रोथ नहीं नजर आएगी। पैची ग्रोथ नहीं का मतलब हुआ कि शॉक लॉस नहीं हुआ आपका। शॉक लॉस होता है कि आपने एक जगह से ग्राफ्ट निकाला और पंच के जो ड्रिलिंग हमारी मशीन है उसकी इनएक्यूरेसी की वजह से उसके बगल वाले 2 ग्राफ्ट्स को भी डैमेज हो गया। उस वक्त क्या होता था, या तो डैमेज ज्यादा है तो वो ग्राफ्ट खत्म हो जाता था,
जो आपके स्पॉट्स मिलते थे, जो पीछे स्कारिंग थी, बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब जब आपके इंस्ट्रूमेंट्स एक्यूरेट हैं तो आपकी एक्सट्रैक्शन साइड से सिर्फ एक छोटा सा स्पॉट दिखाई देगा। आप पूरे डोनर एरिया को देखोगे तो उसमें आपको कहीं कोई ऐसा नहीं दिखाई देगा कि यहाँ स्पॉट्स बन गए या यहाँ ज़्यादा है या कम है। इस तरीके से एक इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड आपको लुक नजर आएगी। दिस इज द ब्यूटी ऑफ लेटेस्ट टेक्निक। अब हम HB1AC इवन अनकंट्रोल्ड सिचुएशन में, फॉर एग्जाम्पल के हमारे पास कोई क्लाइंट आए हैं जो कि समझ लीजिए कि एज ए टूरिस्ट इंडिया में आए हैं एंड उनके साथ कोई रिश्तेदार आए ट्रांसप्लांट करवाने के लिए, उनका भी मन कर गया कि जी मेरा भी आप कर दो, और HB1AC देखा कि 8.5 to 9 तक भी है, एंड दैट सिचुएशन विल गिव मेडिकेशंस फॉर 2 days। 2 दिन के लिए उनका डायबिटीज वाला जो मेडिसिन ले रहे हैं थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके, जैसे ही ब्लड शुगर की रेंज अराउंड 160-170 के आसपास आती है, वी कैन सेफली डू ट्रांसप्लांट। इतना हम इजीली कर रहे हैं, कहीं कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई किसी भी तरीके का इन्फेक्शन नहीं, कुछ भी नहीं, विद दिस लेटेस्ट थिंग। अब स्लिटिंग की मेथड बात करते हैं, जो सामने स्लिट्स करते हैं, तो एक्सट्रैक्शन का बताया। स्लिट्स के अंदर हम जैसे जो सफायर ब्लेड यूज कर रहे हैं, उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा, इन एनी केस उसकी 12 घंटे के अंदर पूरा का पूरा स्किन की जो हीलिंग है, जो स्लिट्स की हीलिंग है, वो 12 आवर्स के अंदर आपकी 12 to 18 आवर्स के अंदर हमने देखा है कि वो डायबिटिक्स है 18 घंटे लगा लीजिए, नॉर्मल बंदा है 12 से 13 घंटे के बीच में सारे स्लिट्स आपके हील हो जाते हैं। हीलिंग का कैसे पता लगता है कि आपने ऊपर वाटर स्प्रे किया, कुछ भी शावर किया तेजी से, तो नॉर्मल अगर हम नीडल के साथ पंचिंग करते हैं, उस केस में हम अगर ज्यादा तेज शावर कर देते थे तो ब्लीड करने लगता है, तो हमें ड्रिपिंग मेथड से ऊपर हल्का हल्का सेलाइन डालना होता है। अब इसमें जब हम सफायर ब्लेड यूज कर रहे हैं तो इसमें हमें कहीं कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली, और कंप्लीट हीलिंग आप समझ के चलिए 3 to 4 days के बाद, 4 days के बाद आप प्रॉपर टच करके आप अगर बालों को ऊपर से क्रस्टिंग को हटाएंगे भी, इवन देन यू वॉन्ट फाइंड एनी ब्लीडिंग स्पॉट। तो डायबिटीज है, ये तो मान के चलिए कि आपको डायबिटीज को कंट्रोल करना एक बिल्कुल जरूरी चीज है, और हम लोग 6.5 से 7 का एक पैरामीटर लेके चलते हैं। 6.5 to 7 के बीच में अगर आपका HB1AC लेवल है अगर आपका, तो आप सेफली यू कैन गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट, चाहे वो टाइप 1 डायबिटीज है चाहे टाइप 2 डायबिटीज है। टाइप 2 डायबिटीज तो ऑब्वियसली आप थोड़ा सा लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, हल्का सा अपना मेडिसिन को अल्टर करेंगे तो ठीक हो जाएगी। और टाइप 1 है तो आपको इंसुलिन अपने साथ रखना ही पड़ेगा। एंड टाइप 1 में हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती है ऑब्वियसली, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है सारा प्रोसेस। तो टाइप 1 डायबिटिक्स दे नो बेसिकली हाउ टू कंट्रोल देयर ब्लड शुगर लेवल्स, क्योंकि एंडोजिनस अंदर से इंसुलिन उनका नहीं बन रहा, तो वो अपने आप अपने डोज को अल्टर करके वो कर लेते हैं। और इनवेरिएबली टाइप 1 डायबिटिक्स के अंदर जो हमें लेवल्स मिलते हैं वो 6, 6.5, 7 के बीच में ही वेरी कर रहे होते हैं। सो वी हैव डन लॉट्स ऑफ क्लाइंट्स विद टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज, सो नो नेगेटिव आउटकम। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड।